जहां पर सीजन 2 खत्म हुआ था। जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एंड में आपने देखा था कि गोजो को प्रिजन रेल्म में सील करने और माहितो की डेथ के बाद केंजाकू 10 मिलियन से भी ज्यादा कर्स स्पिरिट्स को आजाद कर देता है, जो कि पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड में फैलने लग जाती है। अब इसके आगे की स्टोरी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली है, जहां जुजुत्सु काइसन के 2 मेन कैरेक्टर्स आमने सामने आने वाले हैं। तो चलिए, हमारे स्पिरिट्स को फ्री किया था वो पूरे जापान में फैल चुकी है। ये कर्स स्पिरिट्स अब तक 23 वार्ड को डिस्ट्रॉय कर चुकी है और अब केवल कुछ ही जगह सिविलियंस के लिए सेफ बची है। दूसरी तरफ जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स के सभी हेड इनसे निपटने का प्लान बना रहे होते हैं। वहीं सभी सोर्सरर्स कर्स स्पिरिट्स को खत्म कर सिविलियंस की रक्षा कर रहे होते हैं। इसी बीच एक सिविलियन लड़की को एक कर्स स्पिरिट से बचाते हुए पहली बार एंट्री होती है यूता ओकोत्सु की, जो अपनी ट्रेनिंग के लिए अभी तक अफ्रीका में था। कई कर्स स्पिरिट्स को खत्म करने के बाद यूता को जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स बुलाया जाता है। जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स के कुछ लोग उस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो गोजो का स्टूडेंट था और वो सभी शिबुया इंसिडेंट के लिए गोजो को भी जिम्मेदार मानते थे, क्योंकि उसके चलते ही यूजी को जिंदा छोड़ा गया था, जिसके बाद सुकुना ने इतनी बड़ी तबाही मचाई। लेकिन यूता उन्हें यकीन दिलाने के लिए बोलता है कि वो बाइंडिंग वाव करने के लिए तैयार है। यूता उन सभी हेड से बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि यूजी गोजो का स्टूडेंट है। यूजी ने इनुमाकी का हाथ काटा था, इसीलिए वो उसे पर्सनली खत्म करना चाहता है। इसके बाद यूता उन्हें खुद पर विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाता है। तब जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स द्वारा 5 नोटिस जारी किए जाते हैं, जिनमें से पहला ये कि गेटो अभी भी जिंदा है, इसीलिए उसे फिर से मौत की सजा सुनाई जाती है। वो लोग केंजाकू को गेटो समझ रहे थे। दूसरी नोटिस ये कि गोजो भी शिबुया इंसिडेंट के लिए जिम्मेदार है, इसीलिए उसे परमानेंटली जुजुत्सु वर्ल्ड से बाहर कर दिया जाए और उसकी सील को हटाना भी क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। तीसरी नोटिस में मासामिची यागा को मौत की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि उसके गोजो और गेटो के साथ रिलेशन थे। चौथी नोटिस में यूजी को भी मौत की सजा सुना दी जाती है, जो कि अभी तक गोजो के चलते रुकी हुई थी। और लास्ट नोटिस में स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर यूता को यूजी को मारने का मिशन सौंपा जाता है। 5 नोटिस के बाद यूता यूजी को खोजने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें जेनिन क्लैन को दिखाया जाता है, जहां जेनिन क्लैन के सभी मेंबर्स नाओबिटो की डेथ के बाद जेनिन क्लैन का हेड कौन होगा इसके लिए एक साथ होते हैं, क्योंकि जोगो के अटैक के बाद नाओबिटो बहुत डैमेज हो गया था और उसकी अब जाकर डेथ हो जाती है। पहले तो नाओबिटो के छोटे बेटे नाओया को क्लैन का हेड बनना था, लेकिन बाद में मेगुमी को जेनिन क्लैन का हेड बना दिया जाता है, क्योंकि तोजी के साथ किए गए एक रिटन एग्रीमेंट में ये लिखा था कि अगर गोजो की डेथ हो जाती है या फिर उसे मेंटली कुछ हो जाता है तो मेगुमी ही उसकी जगह क्लैन का न्यू हेड होगा। मेगुमी अब जेनिन क्लैन का न्यू हेड बन चुका था। इस बात से नाओया गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो खुद को जेनिन क्लैन का असली वारिस मानता था, इसीलिए वो मेगुमी को खत्म करने का प्लान बनाता है। तभी उसे पता चलता है कि मेगुमी अभी यूजी को ढूंढ रहा है, जो सुकुना का वेसल है। नाओया सभी को बोलता है कि वो यूजी को खत्म करने जाएगा, ताकि इसी का फायदा उठाकर वो मेगुमी को भी मार सके। अब जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स की तरफ से यूता और जेनिन क्लैन की तरफ से नाओया दोनों ही यूजी को खोजकर उसे खत्म करने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम यूजी को देखते हैं, जो अकेले उदास बैठा होता है। तभी उसके पास चोसो आता है और उसकी इंजरी के बारे में पूछता है। यूजी बोलता है कि वो सुकुना की वजह से अब ठीक है। यूजी चोसो को सुकुना के बारे में बताता है कि वो मेगुमी के लिए कुछ प्लान कर रहा है। इसके बाद यूजी चोसो से उसके भाइयों को मारने के लिए माफी मांगता है। तब चोसो उसे बोलता है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और बात जब भाइयों के बीच की हो तो माफी का मतलब नहीं। चोसो यूजी का हौसला बढ़ाता है। इसके बाद दोनों भाई भी जापान में फैली कर्स स्पिरिट्स को मारने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद यूजी एक पुल पर खड़े होकर कर्स स्पिरिट्स को बाहर निकालने के लिए ताली बजाता है, जिसके बाद कई सारी कर्स स्पिरिट्स निकलकर यूजी के पीछे पड़ जाती हैं। यूजी भागते हुए उन्हें अपने पीछे एक अंडरपास में ले जहां चोसो पहले से था। चोसो ज्यादातर कर्स स्पिरिट्स को अपने पियर्सिंग ब्लड के 1 शॉट से ही खत्म कर देता है। बची हुई कर्स स्पिरिट चोसो की तरफ जाने लगती है, लेकिन यूजी उसे आसानी से खत्म कर देता है, जिसके बाद चोसो यूजी को अपना छोटा भाई कहते हुए उसकी तारीफ करता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां मेगुमी को ढूंढते हुए नाओया आ जाता है। वो बोलता है कि वो यहाँ मेगुमी को नहीं देख पा रहा है। यूजी और चोसो उसे देखते हैं। तब नाओया यूजी को बताता है कि अब यूजी को मौत की सजा फिर से मिल चुकी है और गोजो अब उसका सपोर्ट करने के लिए आसपास भी नहीं है। यूजी उससे पूछता है कि वो मेगुमी को क्यों ढूंढ रहा है, लेकिन इतने में नाओया यूजी पर अटैक कर देता है। यूजी और चोसो उसकी स्पीड से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद यूजी और चोसो नाओया से फाइट करने लगते हैं, लेकिन तभी तीनों को कुछ पावरफुल प्रेजेंस फील होता है, क्योंकि वहां पर कोई और भी आ चुका था। पहले यूजी को लगता है कि ये गोजो है, क्योंकि जो भी आया था उसकी कर्स एनर्जी गोजो से भी ज्यादा थी। तभी यूजी ऊपर देखता है जहाँ यूता खड़ा होता है। यूता अपनी कटाना को रेडी करते हुए यूजी से बोलता है कि तुम अकेले नहीं
नहीं हो। यूजी को मारने के लिए अब नाओया के साथ यूता भी पहुंच चुका था। वहीं चोसो समझ जाता है कि यूता को ही यूजी को मारने के लिए अपॉइंट किया गया है। तभी नाओया अपने दोनों हाथों को उठाते हुए यूता से बोलता है कि तुम यूता हो ना, मैं भी तुम्हारी साइड हूँ। यूजी को ये नाम याद है कि इसके बारे में मेघुमी ने बताया था कि वो 2nd ईयर स्टूडेंट था और गोजो की तरह वो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है। अब एक तरफ यूजी और चोसो, वहीं दूसरी तरफ यूता और नाओया आमने सामने आ चुके हैं, जहां नाओया यूता को बताता है कि वो माकी का कजन है और उसका भी टारगेट यूजी है। अब चोसो यूजी को धीरे से बोलता है कि उसे भागना होगा क्योंकि वो अभी नाओया की स्पीड और टेक्निक के बारे में नहीं जानते हैं। इसके अलावा किसी ऐसे सोर्सरर से जो गोजो की तरह है, अगर यूजी ने उससे फाइट की तो वो मारा जाएगा। इसीलिए चोसो यूजी से भागने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ नाओया यूता से एक डील करता है कि जब वो यूजी को मार दे तब वो अपने सुपीरियर्स को इसके बारे में न बताए, क्योंकि इसका यूज करके उसे किसी को खत्म करना है। इसके बदले में वो यूजी और यूता के बीच में नहीं आएगा। यूता मान जाता है, चोसो की बात मान जाता है और वहाँ से भागने लगता है। यूता यूजी के पीछे जाने लगता है। तभी चोसो उसे रोकने के लिए पियर्सिंग ब्लड से अटैक करने वाला होता है, लेकिन नाओया उसे रोक देता है। चोसो हैरान था कि नाओया को कैसे पता कि मैं यूता पर अटैक करने वाला था। नाओया ब्लड मैनिपुलेशन के बारे में जानता था, इसीलिए वो चोसो से बोलता है कि उसके मरने का टाइम आ चुका है। तब चोसो उससे बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे छोटे भाई यूजी को चोट पहुंचाने के बाद जिंदा बच जाओगे। एक बात तो माननी पड़ेगी कि चोसो अपने भाइयों को हद से ज्यादा मानता है। अब यूजी के पीछे यूता था। दोनों ही एक दूसरे की स्पीड देखकर हैरान थे। यूजी दौड़ते हुए एक कार पर जंप करता है, तभी यूता उस पर अटैक करता है, लेकिन उससे पहले ही यूजी कार को पकड़कर दूसरी साइड रोल कर जाता है। यूता हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा कि वो उसके रेंज में फंस चुका था। यहाँ पर यूता यूजी को बताता है कि वो बिल्कुल माकी की तरह है। तभी यूजी उसी कार को एक पंच से यूता पर फेंकता है। यूजी जानता है कि वो यूता से खुले में नहीं जीत सकता, इसीलिए वो कार को यूता पर फेंककर बिल्डिंग्स की तरफ भागने लगता है, लेकिन यूता भी उसी कार को उठा के यूजी के आगे फेंककर उसका रास्ता रोक देता है। इसके बाद यूता यूजी से पूछता है कि वो हैरान क्यों है, क्या वो पावरफुल टाइप नहीं दिखता। यहाँ पर यूजी को फील होता है कि उसके पास कितनी ज्यादा कर्स एनर्जी है। यूता यूजी को बताता है कि उसके पास गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन 6 आइज की वजह से जब सेंसे अपनी कर्स टेक्निक एक्टिव करते हैं तो उनकी कर्स एनर्जी ना के बराबर खर्च होती है। इसीलिए वो बेस्ट हैं, क्योंकि मेरी कर्स एनर्जी खत्म हो जाती है लेकिन उनकी कभी नहीं होती। इसके बाद यूता अपनी बात को खत्म करते हुए यूजी पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। यूजी उसके अटैक से बचते हुए देखता है कि यूता के साथ उसकी कटाना भी कर्स एनर्जी से कोटेड है, जिसका अटैक तो खतरनाक होगा ही, साथ ही वो इससे किसी भी अटैक के डैमेज को मिनिमाइज कर सकता है। इसके बाद यूजी यूता से बोलता है कि सॉरी, लेकिन मैं अभी यहाँ नहीं मर सकता। जिसके बाद यूता फिर से यूजी पर अपनी कटाना से अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन यूजी उसके हर अटैक से बचते हुए सोचता है कि पहले उसे इस कटाना को ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि वो यूता को हल्के में नहीं ले सकता। जिसके बाद यूजी दौड़ते हुए एक कार के अंदर विंडो से घुस जाता है। कार की सीट में उसे एक नाइफ मिलता है, जिसे लेकर वो कार की दूसरी साइड से बाहर जंप करता है। तभी यूता ऊपर से जंप कर कटाना से अटैक करता है, लेकिन यूजी उसी नाइफ से उसकी कटाना को रोक देता है। यूता हैरान हो जाता है कि अब ये चाकू कहां से उठा लाया। फिर उसे समझ आता है कि उसने नाइफ को कार के अंदर से लिया होगा। यूता लगातार यूजी पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और यूजी उसके अटैक को अपनी नाइफ से रोक रहा था। यूता ये बोलते हुए कि तुम मेरी कटाना पर बहुत फोकस कर रहे हो, यूजी पर एक पावरफुल किक लगा देता है, जिससे यूजी हैरान हो जाता है कि ये साला सिंगल हड्डी इतनी पावरफुल किक भी मार सकता है। हालांकि यूजी जल्दी ही खुद को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन इसके बाद यूता एक बार फिर अपने कटाना से उसके नाइफ पर अटैक करता है, जिससे यूजी का नाइफ टूट जाता है। पर जैसे ही यूता का कटाना ग्राउंड में टच होता है, तभी यूजी उसे नीचे दबा देता है और बदले में अपने पैर से यूता का भी कटाना तोड़ देता है। यूता ये देखकर हैरान था, लेकिन वो खुद को याद दिलाता है कि आखिरकार वो भी गोजो सेंसी का स्टूडेंट है और बोलता है कि ये फाइट आसान नहीं होने वाली है। हालांकि यूजी को काफी डैमेज हुआ है, लेकिन वो खुद को बताता है कि अभी भी वो जिंदा है और दोनों ही अब निहत्थे हैं। अब यूजी जैसे ही यूता पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी रीका आ जाती है और अपने दोनों हाथों से यूजी के सिर को पकड़ लेती है। यूजी की अब फट चुकी थी। यूता रीका को बताता है कि वो दोनों बस खेल रहे हैं। यूजी को समझ नहीं आता ये क्या है। वो सोचता है कि क्या ये शिकिगामी है, ये कहां से आई। यूजी अब हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि ये बहुत पावरफुल था। इसके बाद यूता रीका से बोलता है कि वो यूजी को पकड़े रहे। इसके बाद यूता अपनी टूटी हुई कटाना को उठाता है और यूजी के चेस्ट में अटैक करता है, जिससे यूजी के मुंह से ब्लड आ जाता है। इसके बाद यूता यूजी की आंखों में देखता है और यूजी से माफी मांगता है। यूजी के अंदर सुकुना पहले तो हैरान हो जाता है, लेकिन बाद में वो स्माइल करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चोसो और नाओया अभी भी फाइट कर रहे होते हैं, जहां चोसो को उसकी स्पीड के साथ फाइट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसके बाद नाओया अपनी प्रोजेक्शन टेक्निक का यूज कर चोसो पर एक पावरफुल पंच मारता है। प्रोजेक्शन टेक्निक में यूजर एक सेकंड में किस किस तरह से मूव करेगा, इसे वो 24 पार्ट में पहले से ही
डिवाइड कर लेता है। मतलब पहले वो सोच लेता है कि 24 फ्रेम के साथ उसे 1 सेकंड में अटैक करना है, और जब वो ओपोनेंट को टच करता है तो उसके साथ ओपोनेंट को भी उसके सोचने के हिसाब से ही मूव करना होगा। नहीं तो जहां पर भी यूजर या ओपोनेंट में से जिस किसी की भी डायरेक्शन चेंज हुई, वहीं पर वो 1 सेकंड के लिए अटक जाएगा। क्योंकि नाओया को इसमें महारत हासिल है और उसे मूव के बारे में पता है, वो कभी इस टेक्निक में नहीं फंसेगा। लेकिन ओपोनेंट को किस तरह मूव करना है ये नहीं पता होगा। इसीलिए चोसो को उसकी टेक्निक की वजह से घायल होना पड़ता है। चोसो को कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि वो किस तरह की टेक्निक का यूज कर रहा है। नाओया लगातार चोसो पर अटैक कर रहा था, लेकिन चोसो हार नहीं मान रहा था। नाओया उसके टफनेस को अप्रिशिएट करता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तब चोसो अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताता है कि वो 10 सिबलिंग्स में से सबसे बड़ा भाई है। ये बताते हुए चोसो फ्लोइंग रेड स्केल का यूज करता है, जिसके बाद उसके फेस के मार्क चेंज होने लगते हैं और नए मार्क दिखाई देने लगते हैं। आज की ये वीडियो यहीं खत्म होती है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम परफेक्ट प्रिपरेशन आर्क को स्टार्ट करेंगे, जिसके बाद शुरू होगा द कलिंग गेम आर्क। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में जरूर बताना, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।